आज हिसार मेरे को हमारे साथी हैं, पुराने मित्र हैं, कुलदीप भार्गव जी, उनकी माता जी के स्वर्गवास पे क्रिया थी उनकी, उस पर मेरे को आना हुआ। और मैं ये समझा, जैसे आपने भी कहा कि बहुत दिनों के बाद मैं आया था, तो मैंने कहा चलो अपने साथियों से, प्रेस के लोगों से मिलते हैं। एक तो शुरू से ही अपनी बात ही, जो मेन बात है वही शुरू करता हूँ कि एक तो 2 अक्टूबर को हम जींद के अंदर वीरेंद्र सिंह के साथी समूह के रूप में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम को 4-5 हमारी संस्थाएं हैं, उनका वीरेंद्र सिंह के साथी जो संस्था है उसके साथ उनका सहयोग रहेगा। एक तो युवा शक्ति बदलाव की ओर, एक छोटूराम विचार मंच, और एक चैम्बर, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और एक उत्तरी मध्य हरियाणा विकास मंच। ये 5 संस्थाएं हैं जो बहुत सालों से जो कार्य कर रही है, सामाजिक भी, आर्थिक रूप से भी कुछ ऐसी हैं जिन समस्याओं को लेके वो चलते हैं। तो ये सब मिलके कार्यक्रम कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह के साथी इसके मेन संचालक होंगे। उसमें उदयवीर पूनिया संयोजक, और विजय कौशिक जी उसके आयोजक हैं। और हिसार में मुख्य तौर पर, क्योंकि अब 1 महीना ही बचा है, यहाँ हमारा केंद्रीय दफ्तर होगा उस मूवमेंट को चलाने के लिए, और उसके इंचार्ज होंगे परमिंदर सिंह जी। तो इस किस्म का हमारा इंतज़ाम है। ये जो कार्यक्रम है ये गैर राजनीतिक है, और गैर राजनीतिक का अभिप्राय हमारा ये है कि इसमें कुछ हम ऐसी चीज़ें, ऐसे मुद्दे जो अभी तक देश के सामने भी हैं, देश में जो सरकार आई उनके सामने भी हैं, और देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब भी ये ऐसी समस्याएं और ऐसे मुद्दे, विशेष रूप से ये गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये ऐसे मुद्दे हैं जो उस वक्त भी थे, उनका रूप आज़ादी के बाद बदला कुछ। जो भी सरकार आई इन मुद्दों पे उन्होंने, मैं तो ये तो नहीं कहता कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, सब ने किया, प्रयास किया, लेकिन मुद्दे आज भी वैसे ही हैं। उनमें जो परिवर्तन जो आए हैं उसकी शक्ल बदल गई, लेकिन गरीबी आज भी एग्जिस्ट करती है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से देश कुछ ऊपर उठा है। गरीबी मिटाना, और गरीबी में भी हम ये कहें कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी क्या है, इससे इसी प्रकार से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और ख़ास तौर पर जो आईटी का युग अपनी जगह बना रहा है, उसमें जिसको हम रोज़गार के नाम से मानते थे, रोज़गार के जो साधन थे वो भी कम हो रहे हैं, और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार की सीमाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जहाँ जहाँ भी, चाहे वो सरकारी उच्च अधिकारी थे, चाहे राजनेता थे, चाहे आपने सुना होगा कुछ बड़े उद्योगपति, खास तौर पे आपने सुना होगा ये पान, क्या बोलते हैं, पान मसाला के जितने भी बड़े उद्योगपति,
इनके यहाँ जब रेड हुए तो कई कई दिन तो पैसा जो वहाँ मिला उसको गिनने में लग गए, और वो हाथों से नहीं गिना गया बल्कि सरकार को मशीनें लेके उस पैसे को गिनना पड़ा। तो भ्रष्टाचार वो एक बड़ी समस्या के रूप में अभी भी उसका जो स्वरूप है वो, उसमें शक्ल तो बदली है लेकिन स्वरूप उसका भ्रष्टाचार का व्यापक रूप है उसका। इसी प्रकार से देश में भूखमरी भी है। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जो किसान वर्ग है उसको जिस आर्थिक संपन्नता की तरफ जाना चाहिए था, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में, उस वक्त सरदार मनमोहन सिंह जो वो भी उनके एक मेन सूत्रधार थे, और आज भी जिनको हम इन कार्यों को चलाने के लिए जिसको ये कहें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। 3-4 सरकारें बल्कि 5-6 सरकारें भी चली गई। इसका लाभ हमारे देश की इकोनॉमी को तो हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम अगले कुछ साल 2 साल में ही शायद उसको बढ़ा लें, लेकिन उसका सही जिस रूप में आर्थिक सुधारों को चलाया गया था, ना तो कमेरे वर्ग को उसका कोई लाभ मिला, वो भी आज गुर्बत का शिकार है, और ना ही किसान को उसका उत्पादन। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो देश 1966 में उत्पादन था हमारा, डेफिसिट कंट्री थी, खास तौर पे जो गेहूं और चावल के मामले में, और भी ऐसी फसलें, वो आज 6 to 7 टाइम ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन किसान की आर्थिक अवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए थे, जो संपन्नता की बात आनी चाहिए थी, वो उससे आज बहुत दूर है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कमेरा वर्ग है, वो आज भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का, उसको जो हम कहें कि उसको दिहाड़ी मिलती है या जो उसको पगार मिलती है, वो भी हालत ये है कि गरीबी से ऊपर उठने के कोई उसके अंदर साहस नहीं है, क्योंकि आर्थिक दशा में वो आज भी एक तरीके से शिकार है गरीबी का, शोषण का, आर्थिक विषमता का। तो ये कुछ ऐसे विषय है। और फिर हरियाणा में भी और देश में भी, जैसे मैंने कहा कि सेहत, हेल्थ, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, और उसमें जितना दूर है बड़े शहर से कोई, उतना ही खतरनाक बीमारी का शिकार है, और उसको आज वो साधन नहीं है कि अपने घर में बैठ के भी वो एक अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा ले सके। इसी प्रकार से शिक्षा की प्रणाली में, शिक्षा की प्रणाली बदलने से नहीं कुछ होता। शिक्षा के अंदर आज गांव के स्कूल में और किसी शहर के स्कूल में और किसी मेट्रोपॉलिटन के स्कूल में दिन रात का फर्क है, और यही एक कारण है कि जिसको हम शिक्षा में सुधारों की बात करते हैं, वो गांव तक अभी नहीं पहुंची। वो कैसे हो? तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेके हम 2 अक्टूबर को, जैसे आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने इस 15 अगस्त से नहीं, पिछली 15 अगस्त को एक बात कही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जय जवान जय किसान का नारा देश में लगा, देश ने उसको अपनाया, और फिर 96 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इसमें मैं जय विज्ञान भी जोड़ना चाहता हूँ। जय विज्ञान भी जुड़ा, और खुद प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि एक चौथा नारा मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो है जय अनुसंधान।
तो हमारा इस वीरेंद्र सिंह के साथी समूह का जो कार्यक्रम है वो इस बात पे आधारित है कि पुरानी बीमारियां जो देश की आज़ादी से पहले जिनके नाम मैंने लिए 1, 2, 3, 4, 5 और आज भी वो जो खड़ी हैं, उनमें अनुसंधान से कैसे नए प्रयोग किए जाएं जिससे लगे कि अब ये जो नया रास्ता है ये ज़्यादा कारगर है, इसमें गरीबी मिटाने का भी, इसमें और भी जो चीज़ें हैं जिनका मैंने जिक्र किया, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, शिक्षा हर आदमी को बराबर के स्तर की मिले और आर्थिक संपन्नता आए, इन बातों को लेके हम नए अर्थशास्त्रियों से और कृषि अर्थशास्त्रियों से, कृषि वैज्ञानिकों से और सामाजिक दृष्टि से जो लोग समाज में उतार चढ़ाव देखते हैं अर्थव्यवस्था का, उनसे बहुत गहन मंथन करके कुछ सुधार ऐसे जो नए होंगे, अनुसंधान से समाधान कैसे हों, और वो भी सोशल साइंसेज। वैसे तो अनुसंधान का मतलब लगता है कि वैज्ञानिक, आईटी, टेक्नोलॉजी, लेकिन हम सामाजिक विज्ञान के माध्यम से इन लोगों की विचार विमर्श से कुछ नई बातें, इन समस्याओं को लेके नए सुझाव, नए समाधान हम उस कार्यक्रम में देंगे। और उसके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़े स्तर पे हम उसका उनको तैयारी कर रहे हैं। और आप हमारे से ये भी पूछोगे कि वो जो अनुसंधान से समाधान की जो बात कर रहे हैं, तो वो तो सरकार जिसकी बनेगी वही करेगा। तो उसमें भी मैं आपको साफ ये कहूँ कि जो हमारे उन सुझावों को तरजीह देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, हम उनके ये बोल सकते हैं कि हम उनके समर्थक होंगे। और जो कहेंगे कि नहीं ये तो बातें कुछ भी मायने नहीं रखती, कुछ नहीं होना, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी आपकी जो घोषणाएं हैं इनका कोई महत्व नहीं, हम उनका विरोध भी करेंगे। तो इसलिए एक नए रूप में और राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक जो स्तर है उससे ऊपर उठ के ये कुछ बातें हम उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ वीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में जो हमारे से कोई 50 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 5 महीने से जुड़ा हुआ है, कोई 5 साल पहले जुड़ा था, ऐसे बहुत से साथियों को हमने इसमें संपर्क में लिया है। और उनके सुझाव भी आए हैं बहुत से कि इन समस्याओं के क्या क्या सुधार कौन से ऐसे हैं जो इन समस्याओं से लड़ा जाए। और इन समस्याओं, जैसे कोई कहता है कि साहब भ्रष्टाचार तो कम तो हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। ये वो लोग बोलते हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के पक्ष में नहीं होते। ऐसे समाधान भी हो सकते हैं जिससे भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये बातें हैं जिनको लेके हम वहाँ ये कार्यक्रम करेंगे। और इसमें हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो समाज के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं किसी न किसी सामाजिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक नहीं है, या राजनीतिक होंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी राजनीति के वो नहीं है कि उनको हम सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि ये राजनेता नहीं। कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा, अर्थशास्त्री हैं। अब कृषि की जो इकोनॉमिक्स है उसमें देवेंद्र शर्मा जी हैं, वो उनके लेख वगैरह और टीवी पे सबसे सार्थक रूप में कृषि को उन्होंने दर्शाया। और उन्होंने ये कहा कि जो आर्थिक सुधारों का युग है नरसिम्हा राव जी के समय से शुरू होके और अब तक 1991 में शुरू हुआ और अब उसको 31-32 साल हो गए, उसका लाभ या तो व्यापारी को हुआ, व्यापार को और व्यापारी को, या उद्योग को हुआ। उसका जो लाभ आम
किसान को या आम कमेरे वर्ग को, जो वर्क फोर्स है, उसको उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो एक ये भी ख्याल है कि इन आर्थिक सुधारों को नए रूप से देखा जाए, ताकि समाज का 62% लोग तो आज भी खेती पे निर्भर करते हैं। बहुत बड़ा ये समाज का हिस्सा है। फिर कमेरा वर्ग है। अब हरियाणा सरकार की देख लो, 1,80,000 कहते हैं कि वो लिमिट होगी, उससे नीचे वाले होंगे जो, उनको हम कुछ ना कुछ फायदा देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि 1,80,000 तब बढ़ते जब 365 दिन में 500 रुपए डेली मिलने का हो किसी मजदूर को। अब मजदूर का मतलब, वर्किंग क्लास का मतलब ये है कि कोई अगर दिहाड़ीदार है, वो 365 के 65 दिन काम नहीं मिलता उसको। किसी महीने में पूरा मिल जाएगा, किसी महीने में 10 दिन भी काम नहीं मिलेगा। तो ये पैमाने जो हैं, इनको दोबारा से सोचने की बात है। और ये जो मापदंड हैं, ये दोबारा से जब तक हम नहीं सोचेंगे, तब तक हम ये कहेंगे कि हमने समाज के उस वर्ग को जिसको ज़रूरत है, उसको वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो जींद में इसका जो आयोजन है, वो वहाँ 51 आदमियों की एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है, या स्वागत समिति, जो भी नाम है उसका। और उसमें शिव नारायण शर्मा जी हमारे वहाँ के एक साथी हैं लोकल, और जय भगवान गोयल जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे थे, वो अब रिटायर हो गए। इनको संयोजक और आयोजक के रूप में जींद की व्यवस्था और जींद के कार्यक्रम का सारा जिम्मा उनको सौंपा है। हाँ, और एक सोमवीर पहलवान जो भारत केसरी भी रहे हैं अपने ज़माने में, उनको, ये 3 लोग हैं मुख्य तौर पे। बाकी 51 आदमियों की कमेटी का गठन हमने किया है। इसके साथ साथ हमने, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो सामाजिक दृष्टि से भी ज़रूरी हैं, और उनका कोई राजनीतिक वो नहीं है दृष्टिकोण के, हम कोई राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हुए, वो लोग हैं जो राजनीतिक होते हुए भी राजनीति से ऊपर की सोच रखते हैं। उनमें जैसे अपने युद्धवीर सिंह हैं, वो जो किसान आंदोलन में जो 40 मेंबर कमेटी थी, उसके मुख्य वक्ता के रूप में और भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता के रूप में वो हैं। और इसी तरह चंद्रशेखर रावण हैं, जो दलित वर्ग के लिए एक नए संघर्ष के रूप में उभर रहे हैं। यूपी से हैं, सब जानते होंगे, आप सब जानते होंगे। इसी तरह वासुदेव शर्मा हैं भिवानी से, और पंडित भगवतलाल शर्मा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री होते थे, उनकी ग्रैंड डॉटर है रेणुका शर्मा। इनको, ये वो लोग हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। इसी तरह राजस्थान से धूप सिंह पूनिया हैं, और यूपी से भी हैं, एक सामाजिक रूप में बहुत नाम है इनका, रामवीर सिंह जी। और पंजाब से जगमीत बराड़ जो एक्स MP हैं, और वैसे वो अब अकाली दल में हैं, लेकिन मैंने बताया कि वो भी उस दृष्टिकोण से हैं जो राजनीति से ऊपर उठ के सोचने वाले लोग। इसी तरह सोमपाल शास्त्री, जो एक समय में हमारे देश के वाजपेयी जी के समय में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं, और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। एग्रीकल्चर पे भी उनकी पूरी अथॉरिटी है। और जैसे बताया, देवेंद्र शर्मा का मैंने जिक्र किया, एक वो एक RS घुम्मन है। ये 2 कृषि के अर्थशास्त्री भी हैं,
एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और बहुत बड़े इनकी जो रिसर्च वर्क है, जिसमें किसान और खेती की इन्होंने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है कि किसान को संपन्न और इस देश की जो दौलत में उसकी हिस्सेदारी कैसे अच्छी हो, उसको कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, वो उसके बहुत बड़े ये स्पोक्स पर्सन हैं। और जनरल डीपी वत्स हमारे ये सेनाओं की बात के लिए हमने इनको और हम ये समझते हैं कि ये अच्छा योगदान सेनाओं में जिस तरह के परिवर्तन की बात चल रही है, उनके लिहाज से हमारी सेनाएं मजबूती की तरफ बढ़ेंगी या कहीं ना कहीं इसमें भी कोई दोबारा से सोचने की बातें हैं। इसी प्रकार से ये जैसे मैंने कहा, इन लोगों को हमने आमंत्रित किया है। हम कुछ ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो कमेरा वर्ग की जो लड़ाई है, जो सबसे ज़्यादा वंचित समाज है, जैसे मैंने चंद्रशेखर रावण की बात कही, इसी तरह और भी कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनको हमने इसमें आमंत्रित किया है। और फिर मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में समाधान जो होंगे वो नए रूप के होंगे और निश्चित तौर पे इन चीज़ों को, चाहे वो गरीबी की बात है, चाहे वो बेरोजगारी की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात है, इनको पूरे तौर पे उखाड़ा कैसे जाए ताकि एक स्वस्थ समाज की संरचना हम कर सकें, ये। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हम खास तौर पे मैं अपनी बात बोल देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इनमें कुछ वो सारे वो उस बात के ना साथी हों, लेकिन जाति पाति के नाम से हरियाणा में कोई समाज को बांटने का प्रयास करेगा, हम उस कार्यक्रम में इसके लिए भी खास विरोध के स्वरूप कि हम किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हरियाणा की धरती पे कोई जातीय आधार पर समाज को बांटा जाए। और दूसरा धर्मांधता, धार्मिक होना, मैं भी किसी धर्म को मानने वाला हूँ, ये भी किसी धर्म के साथ अपनी श्रद्धा रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन धर्मांधता अलग चीज़ है। और उस धर्मांधता के वजह से समाज में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अशांति का वातावरण पैदा होता है। इसी का कारण है कि आपने देखा होगा कि एथनिक भी एक ऐसा रूप है जिसकी वजह से मणिपुर जैसे राज्य में भी एकदम स्थिति में बहुत बड़ा उबाल आया और उसका बड़ा देश को नुकसान हुआ। तो इन चीज़ों के लिए भी हम उस कार्यक्रम में विशेष भूमिका रखेंगे ताकि समाज में जाके हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार कर सकें कि जो पोपडम है, धर्मांधता की जो बात है, उसको उनका विरोध करेंगे हम, और जो जातिवादी राजनीति करना चाहते हैं उनका भी डट के विरोध करेंगे। आपने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो मतलब केंद्र सरकार दावा करती है, राज्य सरकार भी दावा करती है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब आप देखो, एक मिनट अगर मेरी बात सही समझो तो आप डोंट गो टू द पॉलिटिक्स। अब वो कह रहे हैं कि कम किया है, मैं कह दूं बिल्कुल कम नहीं किया या बिल्कुल कम नहीं हुआ, ये नहीं है। भ्रष्टाचार देश की आज़ादी से पहले भी था, आज भी एग्जिस्ट करता है, और मैंने ये भी कहा कि सभी सरकारों ने प्रयास किए हैं इन चीज़ों को ठीक करने के। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, हर आदमी ने, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्नता की बात हो गरीब लोगों की, और चाहे भ्रष्टाचार पे। मैंने अभी आपको ये कहा कि भ्रष्टाचार का रूप बदल रहा है, यानी नोटों की गिनती करने के लिए मशीनें मंगाई जाती हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ? भ्रष्टाचार तो एग्जिस्ट करता है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं ऊपर से नीचे आता है, और यही कारण है कि इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी हैं, बड़े बड़े जो विदेशों में यहाँ से पैसा लेके चले गए वो भी हैं, और जिनका पता लग गया उनका तो नाम सब ले लेते हैं, लेकिन अनेकों ऐसे भी हैं
जिनका पता भी नहीं लगता, उनके भी बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ कारण है, यही नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, कहने लगा इस देश में अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की किसी की इनकम है तो ही विल हैव टू पे 42% एज टैक्स। तो कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि हम तो फिर दूसरे देश में ही अपने ऑफिस खोल लें। तो मैंने जो आर्थिक सुधारों की जो बात की है, जो नरसिम्हा राव जी के समय से लेके नरेंद्र मोदी जी के समय तक 32 साल का जो समय है, इसमें देश के उद्योग की बहुत बड़ी छलांग लगी है, एक्सपोर्ट हमारे बढ़े हैं, और जिस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उसमें भी हम उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गरीब तबका, वंचित तबका, शोषित तबका, किसान, एग्रीकल्चर, ये इनको वो लाभ नहीं गया। इस पे भी हम अपनी बात जोर शोर से रखेंगे और हम कहेंगे कि देश की दौलत में इन वर्गों का हिस्सा होगा, तभी संपन्नता की बात कोई कही जाएगी, तभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारे को फायदा होगा। अदरवाइज क्या है ये? अभी आपने कहा कि ये जो 2 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रहेगा, लेकिन 2024 के चुनाव में हरियाणा की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो ये छोड़ गए असली चीज़ बात तो सारी कर गए, लेकिन आपने रैली के बारे में ये नहीं अब तक सोचा कि इसका नाम कोई सब रैलियों से अलग है, मेरी आवाज़ सुनो। आप सोचते होंगे वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो। अब ये जितनी बात इन्होंने की है, ये अपनी आवाज़ नहीं कर रहे, ये कहते हैं गरीब की आवाज़ क्या है, क्या बोलता है, किसान क्या चाहता है, क्या बोलता है, वंचित समाज क्या बोलता है, हमारे सारे कमेरा वर्ग क्या बोलता है, उन क्या चाहते हैं वो। राजनीति से ऊपर उठकर वीरेंद्र सिंह जी ने जो ऐलान किया है कि मैं उनकी बात करूंगा, आज तक किसी राजनीतिक आदमी ने नहीं करी। जो राजनीति के आका कहते हैं वही बात हम करते हैं। अब हमने पहली बार ये बीड़ा उठाया कि हम उनकी बात करेंगे जिनकी बात कोई नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी रैली का महत्व है, इस बात का इन्होंने सारा एलिब्रेट कर दिया। लेकिन आप ये सोचोगे रैली का नाम तो बड़ा अजीब है, मेरी आवाज़ सुनो। इसका अर्थ ही हमने बड़ा इस पर चर्चा करके ये नाम रखा है कि यार रैलियाँ तो सारे करते हैं, लोग इकट्ठे करने से क्या मतलब है, लेकिन लोग चाहते क्या है, वो मुद्दा है, उसको लेकर वीरेंद्र सिंह जी ने ये रैली रखी है मेन वक्त। और हम इसीलिए दोबारा वापस आए हैं, हम तो भूल चुके थे इन चीज़ों को। ये वीरेंद्र सिंह जी जब ये बीड़ा उठाया तब हमारे जैसे साथी इनके पुराने जो राजनीति को छोड़ चुके हैं, लेकिन इस बात पर फिर इकट्ठे हो गए कि अगर लड़ाई लड़नी है तो हम तैयार हैं। ये जज्बा है जो लेकर हम अब के चले हैं, नई चीज़ है। चौधरी साहब, भाजपा की कितनी नीतियों में कितना आपका विश्वास रखा? मैंने आपको यही कहा कि नीतियाँ बढ़ाने में जिसका राज आया है, उन्होंने हर प्रकार से इन मुद्दों पे, जिन विषयों पे मैंने बात की है, कुछ ना कुछ किया है। लेकिन जितने परिणाम आने चाहिए थे, जो रिजल्ट आने चाहिए थे, वो उस लिहाज से नहीं मिले। इसीलिए आज कमेरा वर्ग भी इस बात के लिए है। अरे इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि आप यूपी के अंदर 80 लाख परिवारों को आप राशन देते हो। राशन का मतलब ये है कि गरीबी क्यों है? अगर गरीबी है तो राशन के वो हकदार हुए। तो इन विषयों पे लड़ने की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है, और इन विषयों को ज्वलंत करके उनकी आर्थिक समृद्धि की तरफ कैसे हम, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे समाधान हैं जिनको लेके हम आगे बढ़े। अभी तक जितने कार्यक्रम आपके हुए हैं वो गैर राजनीतिक मंच से दिखाई देते हैं, तो राजनीतिक मंच से क्यों नहीं हो पाता? राजनीतिक मंच पे तो जैसे आपने अभी कहा, फिर आप पूछोगे कि कांग्रेस में क्या हुआ और बीजेपी क्या कर रही है। मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा हटके आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं किसी को दिशाहीन नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं मानता कि उनकी नीयत नहीं थी इन चीज़ों से लड़ने के लिए। लेकिन नई सोच की ज़रूरत है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आज से 15 साल पहले हरियाणा से कोई बच्चा विदेश जाने के लिए तैयार नहीं होता, खास तौर पे ग्रामीण पृष्ठभूमि का। आज हर गांव से 100-200 बच्चे
भाग रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से विदेशों में जाएं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भी गरीबी आके डेरा डालने की तैयारी कर रही है। उनको पता है कि तेरे हिस्से में जब तेरे पिताजी नहीं होंगे तो 1.25 किला जमीन आएगी और उससे ना तो तू कमा सकता, ना तेरा परिवार का पालन पोषण कर सकता। आज उसके मन में यह है कि इस गरीबी से मैं बचाव कैसे करूं, और वो बचाव ढूंढता है विदेश जाने में। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन्हीं को हम लेके 2 अक्टूबर को आएंगे। और सुनने में ये भी राजनीतिक मंच तो नहीं, लेकिन नई सोच मैं पैदा करना चाहता हूँ, ये जरूर है। राजनीतिक मंच को आप नई सोच के साथ जोड़ें, अलग बात है, लेकिन एक नई सोच पैदा हो। और जैसे मैंने अभी यूथ के बारे में बताया, जैसे आजकल औरतों का जो उन पे जो क्राइम है, उसकी कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनको देख के हम ये सोचते हैं कि जो समाज में हम जिनको कहते हैं कि इनको आगे बढ़ाना है, बराबर का दर्जा देना है, उन पे आपराधिक गतिविधियां कितनी हो रही हैं, उनसे लड़ने की व्यवस्था हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं।